जैन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखना आज अपने पास क्या पढ़ना है, दरों में गैस विलयन है। आज अपने पास कौन सा विलयन है? दरों में गैस विलयन। दरों में ठोस विलयन पढ़ लिए थे, आज अपने पढ़ेंगे दरों में गैस विलयन। तो दरों में गैस विलयनों की जो विलेयता है उसको अपने अवशोषण गुणांक से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अवशोषण गुणांक से। देखना क्या है, दरों में गैस विलयनों की विलेयता को किससे लिखते हैं? अवशोषण गुणांक से। परिभाषा देखना अवशोषण गुणांक की क्या बनती है। अवशोषण गुणांक की परिभाषा बनती है कि निश्चित ताप पर 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है, या लगा के लिख दिया मैंने, 1 मिलीलीटर विलायक। निश्चित ताप पर 1 सेंटीमीटर क्यूब या निश्चित ताप पर 1 ml विलायक में घुली हुई गैस का, जो गैस घुली है उसका मिलीलीटर में आयतन ही दरों में गैस विलयन का क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक कहलाता है। कैसे? इसका मतलब क्या है देखना, कि जैसे आपके पास ये पात्र है, इस पात्र में आपके पास द्रव है विलायक। विलायक कौन सा है? द्रव है। ये मैंने लिख दिया इसके अंदर द्रव विलायक। इस द्रव विलायक का आयतन है 1 मिलीलीटर, या फिर मैं आपको क्या बता सकता हूं इसको, 1 मिलीलीटर को क्या लिख सकते हो? 1 सेंटीमीटर क्यूब। निश्चित ताप है, इस पे विलायक है जिसका आयतन है 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर। इसके अंदर कोई गैस घुली है, जैसे गैस घुली है आपके पास कौन सी, H2 या फिर मैं कह दूं O2, कोई भी गैस घुली हुई है निश्चित ताप पर। इसकी कितनी मात्रा इसके अंदर घुली हुई है? मान लीजिए इस H2 गैस की घुली हुई है 0.5 ml आयतन। कितना H2 गैस का कितना आयतन घुला है 1 मिलीलीटर विलायक के अंदर? 0.5 ml कह दो, 0.4 ml कह दो, 0.7 ml कह दो, ये इतना मात्रा मान लीजिए इसके अंदर घुली हुई है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? अवशोषण गुणांक कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अवशोषण गुणांक की परिभाषा क्या बनी देखना, दोबारा बता रहा हूं मैं, याद हो जाएगी परिभाषा, कि आपके पास निश्चित ताप पर 1 मिलीलीटर विलायक है। कितना विलायक है? 1 मिलीलीटर। इस 1 मिलीलीटर विलायक में घुली हुई गैस का ml में आयतन, इसका किस में आयतन बताना है आपको? ml में या फिर मिलीलीटर में आयतन क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक कहलाता है। इस अवशोषण गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक वही है जो आपने किस में पढ़े थे? दरों में ठोस विलयन में पढ़े थे। कौन सा है? पहला हो गया जैसे विलय गैस की प्रकृति, दूसरा हो गया विलायक की प्रकृति, तीसरा ताप, और चौथा है दाब। अब अपने एक एक करके इनको पढ़ते हैं। विलय गैस की प्रकृति। अब देखना प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। प्रभावित करने वाले कारकों में पहले बताना है विलय गैस की प्रकृति, फिर बताना है विलायक की प्रकृति, फिर बताना है ताप, और फिर बताना है दाब। ठीक है, तो ये अब अपने एक एक करके पढ़ते हैं। पहले देखना विलय गैस की प्रकृति। विलय गैस की प्रकृति में क्या पढ़ना है कि जो ध्रुवीय गैसें हैं, कौन सी गैसें हैं? ध्रुवीय गैसें। ध्रुवीय गैसें यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कौन कौन सी होती है ध्रुवीय गैसें? याद रखना पड़ेगा, 2-3 एग्जाम्पल है, याद रख लेना। कौन कौन सी है? जैसे एक तो होगी आपके पास जैसे HCl, एक होगी आपके पास SO2, HCl, SO2, और साथ में कौन सी होती है? अमोनिया। ये 3 एग्जाम्पल दिए, 3 एग्जाम्पल याद कर लेना। ये ध्रुवीय गैसें है, और ये ध्रुवीय गैसें क्या है? जल के अंदर ज्यादा घुलनशील है। किसके अंदर ज्यादा घुलनशील है? जल के अंदर, क्योंकि जल के साथ क्या कर लेती है? ये अभिक्रिया कर लेती है। समझ में आ रही है बात है कि नहीं आ रही? तो ये जो ध्रुवीय गैसें हैं ये ज्यादा घुलनशील होती है। किसके अंदर? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ज्यादा घुलनशील है किसके अंदर? जल के अंदर। ठीक, क्योंकि जल भी कैसा है? ध्रुवीय विलायक है। दूसरी बात देखना कि जो अध्रुवीय गैसें हैं, कौन सी गैसें हैं? अध्रुवीय गैसें हैं। तो जो अध्रुवीय गैसें हैं जैसे कौन कौन सी है आपको पता ही है, पहले बताया था मैंने कौन कौन सी है। जैसे O2 है, जैसे N2 है, जैसे CO2 है। ये जो गैसें होती है ये कौन सी प्रकृति की होती है? अध्रुवीय प्रकृति की होती है। तो ये अध्रुवीय प्रकृति वाली गैसें जल में कम घुलनशील, और जो कार्बनिक विलायक है जैसे एथिल अल्कोहल, बेंजीन, इनके अंदर क्या होती है? ज्यादा घुलनशील होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ध्रुवीय गैस, यदि गैस की प्रकृति ध्रुवीय है तो वो ध्रुवीय विलायक जल में ज्यादा घुलनशील होगी, जैसे HCl, SO2, NH3। जबकि अध्रुवीय गैसें हैं जैसे O2, N2, CO2, ये जल के अंदर क्या होगी? कम घुलनशील होगी। तो ज्यादा घुलनशील किसमें होगी? अध्रुवीय गैस, कार्बनिक विलायकों में। और आपको बताया कार्बनिक विलायक कौन कौन से होते हैं, जैसे बेंजीन, एंथ्रासीन, एथिल अल्कोहल, ये सब क्या है? कार्बनिक विलायक। दूसरा देखना कौन सा है? विलायक की प्रकृति। ये भी बिल्कुल सेम वही है, ऊपर वाली चीज है वही है। यदि विलायक कैसा है? ध्रुवीय। ऊपर वाली चीज कोई दोबारा लिखूंगा मैं, विलायक कैसा है? ध्रुवीय है। और ध्रुवीय विलायक कौन सा होता है आपको पता ही है। तो ध्रुवीय विलायक होता है कौन सा? ध्रुवीय विलायक होता है जल। ध्रुवीय विलायक कौन सा होता है? जल होता है। कौन सा होता है? जल। तो ध्रुवीय विलायक यदि है
तो फिर इसके अंदर ध्रुवीय गैसें ही ज्यादा घुलेगी। कौन सी गैसें ज्यादा घुलेगी? ध्रुवीय गैसें। कौन कौन सी? जैसे HCl, SO2, NH3। यही कि कहने का मतलब ये है कि यदि विलायक कैसा है? ध्रुवीय है, तो उसके अंदर ज्यादा कौन सी गैसें घुलेगी? ध्रुवीय गैसें घुलेगी। आपको बताया था मैंने, घुलनशीलता का सूत्र होता है लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है, तो वहीं से है। इसी प्रकार से यदि अध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक कौन सा हो गया? आपको बताया था ना, जैसे बेंजीन, एंथ्रासीन, ये कार्बनिक विलायक है। तो इसके अंदर कौन सी गैसें ज्यादा घुलनशील होगी? O2, N2, CO2, ये गैसें क्या होगी? ज्यादा घुलनशील। ये लो जी, दो कारक पढ़िए, एक विलीय गैस की प्रकृति, एक विलायक की प्रकृति। दोनों में कॉमन बात एक ही आती है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या, कि लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। जो गैसें ध्रुवीय है जैसे HCl, NH3, SO2, ये तो जल के अंदर ज्यादा घुलनशील होगी, क्योंकि जल कैसा विलायक है? ध्रुवीय विलायक है। जबकि O2, N2, CO2, ये जो अध्रुवीय गैस है, ये किसके अंदर ज्यादा घुलनशील होगी? कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, एंथ्रासीन, एथिल एल्कोहल आदि के अंदर क्या होती है? ज्यादा घुलनशील होती है। ये लो जी, दो कारक पढ़ लिए, विलीय व विलायक की प्रकृति। अब तीसरा कारक कौन सा आएगा? ताप, और फिर आएगा दाब। अब अपने पढ़ते हैं नंबर 3, कौन सा कारक? ताप कारक। कौन सा पढ़ते हैं? ताप कारक। ठीक है, ये लो जी ताप। तो एक बात याद रखना, ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है कि दरों में गैस की जो दरों में गैस का घुलना हमेशा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। कौन सा प्रक्रम होता है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। यानी जब भी आप प्रक्रम होता है, इसका मतलब जब भी आप किसी भी दरों में कोई भी गैस घोलोगे तो ऊष्मा का 100% क्या होगा? उत्सर्जन होगा। और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में किसी भी दरों में गैस का घुलना, तो जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे तो क्या होगी? विलेयता घट जाएगी। यानी कि दरों में गैस का घुलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अतः ताप बढ़ाने से तो क्या होगी? विलेयता घटेगी, और ताप घटाने से क्या होगी? विलेयता बढ़ेगी। अतः ताप कम करने से विलेयता बढ़ती है। दो कारण बता सकते हो, दोनों सही है। पहला तो इसका कारण है ला-सितालिये के नियमानुसार। क्या कारण है इसका? ला-सितालिये के नियमानुसार समझा सकते हो। दूसरा कारक ये भी होता है, देखना कि जैसे मैंने ये लिखा इस प्रकार से, कोई ये क्या है? द्रव है, ठीक, इसके अंदर ये घुली हुई है गैस। क्या घुली हुई है? गैस है। अब आपने जैसे इसका ताप बढ़ाया, क्या किया? इसको गर्म किया, तो गर्म करने से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ताप के समानुपाती होती है क्या? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से ये अणु इस प्रकार से इस विलायक से क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। यानी कि विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि ताप बढ़ाने से दरों में गैस विलीनों की विलेयता घटती है। दरों में गैस विलीनों की विलेयता क्या होती है? घटती है। किससे? ताप बढ़ाने से। क्यों घटती है? तो क्या बताओगे कारण? क्योंकि ताप बढ़ाने से जो गैस विलीय है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से ये अणु क्या निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। विलायक से गैसीय अणु क्या निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। कोई समस्या को बता दो। इसका अपवाद भी आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन और जो हीलियम गैस है, कौन सी गैस है? एक तो हाइड्रोजन और एक कौन सी गैस है? हीलियम गैस। हाइड्रोजन व हीलियम गैस जब भी जल के अंदर घुलती है तो प्रक्रम ऊष्माक्षेपी नहीं होता। कौन सा होता है? ऊष्माशोषी होता है। हाइड्रोजन व हीलियम गैस किसके अंदर घुलेगी? जल के अंदर, तो प्रक्रम कैसा होगा? ऊष्माशोषी। कैसा प्रक्रम होगा? ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा। अतः इन दो गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होती है? बढ़ती है। ताप बढ़ाने से क्या होती है? बढ़ती है। याद रखना है आपको। प्रश्न क्या आएगा? यहाँ पे दो प्रकार के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न क्या आएगा? दरों में गैस विलयन है। कौन सा विलयन है? दरों में गैस विलयन। इसकी विलेयता ताप कम करने से ही बढ़ती है, क्यों? ताप कम करने से बढ़ती है, क्यों? या ऐसे आ जाए कि ताप बढ़ाने से घटती है, क्यों? तो आप क्या बताओगे कि ताप बढ़ाने से जो गैस के अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वे विलायक से बाहर निकल जाते हैं। जिससे क्या हो जाती है? गैस विलायक से बाहर निकल जाती है और विलेयता घट जाती है। दूसरा प्रश्न ये आएगा,
हाइड्रोजन व हीलियम पर ताप का क्या हाइड्रोजन व हीलियम को जब जल में घोलते हैं तो इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? कौन सी दो गैसें हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। याद रखनी, आपको अपवाद है दोनों में। तो हाइड्रोजन व हीलियम दो ऐसी गैसें हैं जिनको जल में घोलने पर हमेशा क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है, यानी प्रक्रम कैसा बनता है? उष्मा शोषी बनता है। तो इसलिए इनकी विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। बात समझ में आई कि नहीं? ये दो चीज आपको है। बाकी इन दो गैसों को छोड़कर बाकी कोई भी गैस को जल के अंदर घोलोगे तो हमेशा किसी के भी कोई भी गैस है वो द्रव के अंदर घुलेगी तो 100% उष्मा सेपी प्रक्रम होगा। केवल दो अपवाद है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसको जब में घोलते हो तो उष्मा का क्या होता है? उष्मा का होता है अवशोषण। अब अपने पास क्या है? दाब है। ठीक।